दोस्तों, हमें ये खबरें सुनकर कितना अच्छा लगता है कि जब हमारे वैज्ञानिक किसी दूसरे प्लैनेट्स पर रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को दूर अंतरिक्ष में खोज करने के लिए भेजते हैं, जिससे हम सभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं उन सभी इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए जो उन स्पेसक्राफ्ट्स या सैटेलाइट्स द्वारा निकाली गई। लेकिन क्या ये सवाल आपके मन में भी आया है कि इन स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को जब वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर भेजते हैं तो इन्हें सोलर सिस्टम के हर ग्रह पर पहुंचने में कितना समय लगता होगा? या किसी भी ग्रहों पर स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट भेजे जाते हैं तो क्या इनका कोई फिक्स टाइम होता है, या साल में कभी भी दूसरे ग्रहों पर मिशंस भेज दिए जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के जवाब को जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और बने रहें एंड तक मेरे साथ। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि सोलर सिस्टम में हर ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन इनकी दूरी और गति अलग अलग होती है। तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि वह समय कौन सा है कि जब उस ग्रह की दूरी धरती से काफी कम होगी। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर कोई मिशन भेजते हैं तो आप ये तो जानते ही हैं कि मंगल और पृथ्वी दोनों ही सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन इनकी दूरी और गति अलग अलग होती है। और अब ये भी जान लीजिए कि लगभग हर 26 महीने के बाद मंगल, पृथ्वी और सूर्य सीधी लाइन में आ जाते हैं, जिसमें पृथ्वी बीच में होती है, और इस सिचुएशन को ऑपोजिशन कहा जाता है। इस सिचुएशन में मंगल और सूर्य दोनों पृथ्वी के एकदम विपरीत दिशाओं में होते हैं। इस समय मंगल और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है, इसलिए इस पीरियड में बहुत से मार्स मिशन भेजे जाते हैं, क्योंकि इस टाइम मिशंस भेजने से ट्रैवल टाइम और खर्चा कम हो जाता है और फ्यूल भी कम मात्रा में लगता है। लेकिन हमें किसी दूर ग्रह पर रॉकेट भेजना हो तब हमें उसके पाथ का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं वह किसी अन्य ग्रह के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी ग्रह अपने फिक्स्ड पोजीशन में मौजूद नहीं होता। हर ग्रह टेंस ऑफ किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से लगातार सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं, इसलिए किसी भी रॉकेट्स को एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स को होमन ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि किसी भी रॉकेट्स को कभी भी अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। लॉन्च का भी फिक्स डेट और टाइम होता है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस पर आधारित होता है। जब किसी रॉकेट को इलिप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है तो उसे इस प्रकार भेजा जाता है कि जब वह रॉकेट अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंचेगा तब वहां पर वह ग्रह भी पहुंच जाएगा, जिस पर रिसर्च करने के लिए किसी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को रॉकेट द्वारा भेजा गया है। अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि किस प्रकार रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और साथ ही लॉन्च के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अलग अलग ग्रहों पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला ग्रह, जो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, मरकरी यानी कि बुध ग्रह। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 91 मिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह पर मिशंस काफी कम किए गए हैं, क्योंकि इस ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट को भेजना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर कोई रॉकेट्स मरकरी की तरफ भेजा गया तो इस बात की काफी संभावनाएं होती हैं कि सूर्य की ग्रेविटी उस रॉकेट को अपनी ओर खींच लेगी। इसलिए इस ग्रह पर किसी रॉकेट्स को भेजना है तो रॉकेट्स की स्पीड को बहुत तेज रखना पड़ता है, लगभग 58 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। साल 1974 में मारिनर 10 नाम के एक स्पेस प्रोब को मरकरी पर भेजा गया था और इससे हमारे वैज्ञानिकों को काफी कुछ जानने को मिला। इस पर पहुंचने में लगभग 106 दिन का समय लगा था। इसके बाद दूसरा ग्रह आता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 41 मिलियन किलोमीटर है। इस पर भेजे गए हर स्पेसक्राफ्ट को अलग अलग समय लगा था। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी स्पेस प्रोब को वीनस ग्रह पर पहुंचने में लगभग 150 दिन लगते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 56 मिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह पर पहुंचने में लगभग 8 महीने का समय लगता है। अगर हम मार्स पर किए गए मिशंस को देखें तो कुछ मिशंस को इस पर पहुंचने में कम समय लगा और कुछ को ज्यादा समय लगा। इसके बाद बात करते हैं जुपिटर ग्रह की, यानी बृहस्पति ग्रह। यह हमारे सोलर सिस्टम का 5वां और सबसे बड़ा ग्रह भी है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 620 मिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह पर भी जितने मिशंस किए गए हैं उन्हें अलग अलग समय लगा है। जुपिटर ग्रह पर भेजे गए सबसे पहले प्रोब पायोनियर 10, जिसे 2 मार्च 1972 को लॉन्च किया गया था, उसे जुपिटर पर पहुंचने में 640 दिनों का समय लगा था। और गैलीलियो प्रोब, जो पहला प्रोब था जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचने वाला, उसे जुपिटर तक पहुंचने में लगभग 2242 दिनों का समय लगा था। अब बात करते हैं अगले ग्रह सैटर्न की, जो जुपिटर के बाद सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 1277 मिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह पर किए गए मिशंस को सैटर्न पर पहुंचने में 6.5 साल का समय लगा था, जबकि वॉयेजर 1 को इस पर पहुंचने में 1065 दिन लगे थे। यानी इसे 3 साल का समय लगा था सैटर्न ग्रह तक पहुंचने में। लेकिन जब इसके बाद वॉयेजर 2 को भेजा गया तब उसे लगभग 4 साल का समय लगा था। चलिए अब बात करते हैं यूरेनस की, यानी कि अरुण ग्रह। इस ग्रह की दूरी पृथ्वी से लगभग 2720 मिलियन किलोमीटर है। अब तक हम केवल एक ही मिशन इस ग्रह पर कर पाए हैं।
अब तक केवल वॉयेजर 2 ही इस ग्रह पर पहुंच पाया है, जिसे इस ग्रह पर पहुंचने में 8.5 साल का समय लगा था। अब बारी है हमारे आखिरी ग्रह नेपच्यून की, यानी कि वरुण ग्रह। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 4,347 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस ग्रह पर भी अब तक केवल एक ही प्रोब पहुंच पाया है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। इस ग्रह तक भी वॉयेजर 2 ही अब तक पहुंच सका है। इसे पृथ्वी से नेपच्यून तक पहुंचने में 12.5 साल का समय लग गया था। दोस्तों, इससे आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये मिशन कितने मुश्किल होते हैं, और इन सब में सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि इन मिशंस का सक्सेसफुल होना, क्योंकि इतने सालों की मेहनत के बाद भी अगर यह मिशन सक्सेसफुल नहीं हुए तो हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल टूट जाता है। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक काफ़ी डीप स्टडी और इन्फॉर्मेशन के बाद ही ऐसे मिशंस करते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि न्यू हॉराइजन्स नाम का एक मिशन लॉन्च किया गया था, जिसे हमारे ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो तक पहुंचने में 9.5 साल का समय लगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसे जुपिटर के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल गई थी। अब आप ही सोचिए, ये तो हमारे नेपच्यून ग्रह से कितना ज़्यादा दूर है, लेकिन ज़्यादा जल्दी पहुंच गया, और इसलिए ये भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।